नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदीय आहार व्यवस्था या आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स। बेसिकली आयुर्वेद के अंदर भोजन को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। हमारी भोजन व्यवस्था, जो हम भोजन रोज़ लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर जा कर के अपना न्यूट्रिटिव पार्ट को बॉडी को देती है और जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। फिर भी आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर भोजन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जहाँ तक हम इसकी बात करते हैं, सभी जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने वाले भावों में अन्न सर्वश्रेष्ठ रूप से बताया गया है। आरोग्य को भोजन के अधीन कहा गया है। यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सिद्धांत है। साथ ही हमारे शरीर, मन और प्राण तीनों का निर्माण, जो कि हमारे जीवन के मुख्य आधार हैं, भोजन से ही हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें हमेशा भोजन के प्रति जागरूक रहना चाहिए। भोजन हमें खेतों से अनाज प्राप्त होता है, बहुत सारे बागों से जहाँ सब्जियाँ बनती हैं वहाँ से सब्जियाँ हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि समुद्र से भी बहुत प्रकार का भोजन हमें सी फूड के रूप में प्राप्त होता है। पर उस भोजन को हम किस रूप में जानते हैं, यह जानना ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल रूप से भोजन लाभदायक या हानिकारक, इन दो भागों में हम भोजन को बांट सकते हैं और इसी सिद्धांत को पथ्य और अपथ्य के रूप में कहा जाता है। पथ्य और अपथ्य ये दोनों शब्द ही हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं। पथ्य हम उसे कहते हैं जो हमारे स्रोतों के लिए हितकारक हो, अर्थात हमारी बॉडी के सारे चैनल्स के लिए, जहाँ जहाँ भी फ्लूइड का वहन होता है, उन सभी पार्ट के लिए, उन सारे सिस्टम्स के लिए जो लाभदायक हो, वहाँ किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन पैदा न करे और मन के लिए प्रिय हो। सिर्फ ऐसा भोजन जो स्रोतों के लिए तो हितकारक हो पर मन के लिए प्रिय ना हो, पथ्य कभी नहीं कहलाता। और यही शायद इसकी बेसिक डिफरेंस है। अपथ्य वो भोजन है जो हमारे शरीर के स्रोतों के लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक हो और साथ ही साथ मन के लिए भी अप्रिय हो। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जो भोजन मन के लिए प्रिय हो परंतु शरीर के लिए नुकसानदायक हो, वो हमेशा अपथ्य की श्रेणी में ही आएगा। और यही बात हमें समझने वाली भी है। पर क्या यह पथ्य हमेशा पथ्य के रूप में रहता है? नहीं। जिस प्रकार से हम दो अंकों को देखते हैं, एक है 6 और दूसरा है 9, और 6 को अगर अपोजिट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो 9 जैसा नज़र आता है। ठीक ऐसे कैसे ही पथ्य और अपथ्य ये कभी भी हमेशा पूरी लाइफ, पूरी साल भर, पूरे दिन भर एक जैसे नहीं हो सकते। जो डाइट हम गर्मी की ऋतु में लेते हैं, वो डाइट सर्दी की ऋतु में नहीं लेते, और जो हम शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में लेते हैं, उनको हम ग्रीष्म ऋतु में नहीं लेते। ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार जो हम बचपन में भोजन करते हैं, वैसा भोजन हम वृद्धावस्था में नहीं करते, युवावस्था में नहीं करते। युवावस्था में जिस टाइप की हमारी अग्नि, जिस टाइप का हमारा भोजन होता है, वैसा भोजन वृद्धावस्था में नहीं हो सकता। अर्थात आयु, इन सभी काल, इन सभी कंपोनेंट्स के द्वारा यह पथ्य अपथ्य में और अपथ्य पथ्य में बदल सकता है। ऐसे ही 6 कंपोनेंट्स हैं: मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, शरीर और दोष। अर्थात मात्रा के अनुसार भी पथ्य भोजन भी अगर बहुत अधिक मात्रा में लिया गया है तो वो अपथ्य की तरह बिहेव करेगा। अगर हमने ऋतु के अनुसार भोजन नहीं लिया है, अगर हमें अपनी एक्टिविटी के बारे में पता नहीं है, अगर हमें ये पता नहीं है कि हम कहाँ रह रहे हैं, उस प्रदेश में हमें किस टाइप का भोजन करना चाहिए, जो डाइट साउथ इंडिया में लागू होती है, ज़रूरी नहीं है नॉर्थ इंडिया के अंदर भी उस डाइट से वही हेल्दी बेनिफिट्स पाए जाएं जो कि वहाँ पर मिलते हैं। जो सी के किनारे रहने वाले, सागर के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, वो जिस तरह की डाइट काम में लेते हैं, वैसी डाइट ज़रूरी नहीं है हम भी, सब लोग भी काम में लें। इसी प्रकार से हम सबकी शरीर भी अलग अलग होती है, हम सबका प्रदेश भी अलग अलग होता है, हम सबकी दोषात्मक प्रकृति भी अलग अलग होती है, और हमें इन्हीं कंपोनेंट के आधार पर पथ्य और अपथ्य को जानना चाहिए। अन्यथा जो आज हमें पथ्य नज़र आ रहा है, हो सकता है वो हमें अपथ्य की तरह भी काम हमारे शरीर के साथ करें। इस पथ्य और अपथ्य के बाद भोजन के गुणों को विशेष रूप से बताने वाले ऐसे 8 नियम हमारी डाइटेटिक्स के सिद्धांतों में बताए गए हैं, जिनके अंदर मूलभूत हैं: प्रकृति वो भोजन कैसा है, करण या भोजन को बनाने के नियम कैसे हैं, किस प्रकार से बनाया गया है, भोजन में किन कंपोनेंट्स को मिलाया गया है, यह है संयोग, किस मात्रा में वह भोजन लिया गया है, किस प्रदेश से वो भोजन बन करके आया है, क्या हम जो विदेशी फ्रूट्स ले रहे हैं
यहाँ पर चिल्ड होकर के आते हैं, कोल्ड फ्रीज के अंदर या कोल्ड चेन के थ्रू हमारे पास तक पहुँचते हैं, वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, कितने नुकसानदायक हैं, इन सब चीज़ों पर हमें देखना चाहिए। साथ ही साथ किस प्रकार का समय चल रहा है, हमारी आयु क्या है, इसके आधार पर भोजन के गुणों को देखना चाहिए। और इसके अलावा भोजन ग्रहण के नियम, कि क्या हम उन भोजन के ग्रहण करने के जो नियम बताए गए हैं उनका पूर्ण रूप से पालन कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह व्यक्ति स्वयं, कि हम स्वयं के लिए जो हम हैं, हमारे लिए क्या नियम उपयोगी हैं, हमारे लिए किस टाइप का भोजन उपयोगी है, यह बात भी ध्यान रखने वाली बात है। और इस प्रकार से हम इन 8 कंपोनेंट्स के थ्रू भोजन को देख पाते हैं या देख सकते हैं कि क्या यह भोजन गुणकारी होगा या फिर यह भोजन हमारे लिए गुणकारी नहीं होगा। इसके बाद आते हैं भोजन के नियम। भोजन के 10 नियम हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं कि एक तो हम हमेशा भोजन गर्म करें, दूसरा भोजन के अंदर कुछ चिकनाई जरूरी हो, हम ये देख लें कि हमें किस टाइप का ऑयल या किस टाइप की फैट हमारी लाइफ के अंदर आवश्यक है। अगर लगता है कि डायबिटिक पेशेंट है, अगर सीएडी का पेशेंट है या किडनी से रिलेटेड किसी डिजीज़ का पेशेंट है, तो वो अपनी डाइट के अंदर फैट की क्वालिटी को चेंज कर सकता है, पर क्वालिटी फैट उस भोजन के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ऑयल के फॉर्म में हो, घी के फॉर्म में हो, मक्खन के फॉर्म में हो या अदर किसी भी फैट की फॉर्म में हो। आवश्यकता के अनुसार मात्रा, हम कितना काम कर पा रहे हैं, यही डिसाइड करती है हमारी कैलोरिक मात्रा को। तो हमें आवश्यकता के अनुसार मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। पहले का भोजन पक गया है या नहीं, पहले का भोजन पच गया है या नहीं, इसके आधार पर नेक्स्ट डाइट हमको लेनी चाहिए। एक विरुद्ध आहार का कंसेप्ट है आयुर्वेद के अंदर कि हमें कभी भी विरुद्ध भोजन को नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में हम जरूर निश्चित रूप से आगे बात करेंगे। मन के अनुकूल स्थानों पर भोजन करना चाहिए और जितने उपकरण उस भोजन के लिए आवश्यक हैं उन उपकरणों को काम में लेते हुए भोजन करना चाहिए, ना बहुत जल्दी ना बहुत धीरे। इस प्रकार से हमको भोजन को करना चाहिए, बिना बोले बिना हंसे मन लगा कर के भोजन करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्वयं के प्रति जागरूक रहते हुए भोजन को करना चाहिए। इसके बाद आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स का नेक्स्ट कंसेप्ट है विरुद्ध आहार। हम सभी इस शब्द से बहुत अच्छे से परिचित हैं और जैसा कि इस शब्द को देखने से भी मालूम चलता है कि एक ऐसा आहार का कॉम्बिनेशन, एक ऐसी कंपेटेबिलिटी जो कि उस फूड के गुणों को खत्म कर देती है और अलग टाइप के या ऐसे गुण जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं वो हमको देती है, ऐसा आहार विरुद्ध आहार कहलाता है। सैद्धांतिक रूप से विरुद्ध आहार को 18 टाइप्स का या 18 प्रकार का बताया गया है, परंतु समझने वाली चीज़ ये है कि विरुद्ध आहार देश के विपरीत भी हो सकता है, मात्रा के विपरीत भी हो सकता है, साथ में विपरीत भी हो सकता है, यहाँ तक कि संयोग, पाक और क्रम के विरुद्ध भी हो सकता है, अर्थात संपद विरुद्ध भी हो सकता है। जैसे कि हम देखें कि हम किसी फल को कच्ची अवस्था में या बहुत ज़्यादा पकी हुई अवस्था में उस भोजन को ग्रहण करें, यह संपद विरुद्ध है। जो भोजन जिस क्वालिटी का होना चाहिए उस क्वालिटी का ही अगर हम उसको ग्रहण कर पा रहे हैं तो यह क्या होगा, यह संपद अविरुद्ध भोजन होगा। परंतु अगर इन नियमों के विरुद्ध हम भोजन को कर रहे हैं तो यह विधि विरुद्ध या विरुद्ध आहार को ग्रहण करने जैसा होगा। और विरुद्ध आहार निश्चित रूप से अभी वर्तमान में पूरे विश्व की डाइट के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद है, जिससे कि हम सबको दूर होना चाहिए और हमें सुपाच्य और अविरुद्ध आहार को ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि भोजन ग्रहण करने के बाद हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो बहुत ही एक छोटा सा सूत्र, दैनिक जीवन का इतना बढ़िया सूत्र जो कि हमें आने वाली भविष्य की बहुत सी रोगों से तो बचा ही सकता है, हमारे स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखता है, साथ ही साथ हमारे भोजन की पाचन व्यवस्था को भी इम्प्रूव करता है। कि भोजन करने के बाद थोड़ी देर राजा के समान बैठें, अर्थात वज्रासन में बैठें थोड़ी देर के लिए, जब तक कि पूर्व में किए गए भोजन की कोई थकान ना मिट जाए। उसके बाद है थोड़ा सा चलें, भोजन के बाद बिल्कुल भी लेटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा चलें, चाहे 100 कदम 200 कदम थोड़ा सा चलें और थोड़ी देर के लिए बाईं करवट से लेट जाएं। सिर्फ ध्यान रखना लेट जाएं, सोना बिल्कुल भी नहीं है, भोजन के बाद सोना नहीं चाहिए, थोड़ी देर लेट जाएं और उसके बाद अपनी दैनिक जीवन में जो भी कर्म है उन कर्म के लिए आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि ये प्रेजेंटेशन आप सभी को आयुर्वेदिक डाइटेटिक्स के जो मेन रूल्स हैं, जो मुख्य नियम हैं, उनको बताने में सक्षम भी होगा और आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।